हमारे पास कौन सा टॉपिक चल रहा था? हिमालय का टॉपिक चल रहा है। और हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा था भाई? हिमालय को कितने भागों में बांटा था? 4। कौन से भाग थे? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसमें से हमारे पास में जब 4 पार्ट चल रहे थे तो कौन से का जिक्र कर लिया था हमने? सबसे पहले आता है हमारे पास में, हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या था भाई? 2 मिनट में जल्दी जल्दी बताना आप हमें। फिर हमारे पास में आया था महान, महान के बाद में आया था मध्य, और अब हम जिक्र करेंगे शिवालिक का। क्या कुछ था भाई ट्रांस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में क्या देखने को मिला था हमें? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम क्या थी? काराकोरम, काराकोरम क्या थी? पर्वत श्रेणी थी। काराकोरम का श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? कृष्णागिरी। क्या बात हुई? तो सभी के सभी ऐसे आ रहे हो जैसे कि आना जाना चल रहा हो, काफी दिनों बाद भी आए हो। कुछ हिमनद भी थे, ग्लेशियर भी थे वहां पे। कौन से थे? हाँ, सियाचिन तो एक तो पता है सभी को, लेकिन एग्जामिनर सियाचिन ऑप्शन में देता ही नहीं, अब उन्होंने देना बंद कर दिया है। हिस्पर, वोल्टेरो, केटू, बियाफो, 4। और उसके बाद में सियाचिन। सियाचिन नदी का पानी कौन से, ग्लेशियर का पानी कौन सी नदी में जाता है? नुब्रा नदी में जाता है भाई। उसके बाद लद्दाख में क्या था भाई? लद्दाख में क्या था? लद्दाख श्रेणी में क्या था? इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी थी? राकापोसी थी। और राकापोसी की क्या खास बात थी? अरे केटू से आगे निकल लिया करो, केटू एक ही जगह पे है, काराकोरम में है। लद्दाख की इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी थी? राकापोसी। और राकापोसी क्या विशेष बात थी? ये विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी थी। जास्कर में कुछ था नहीं। इसी के बाद कैलाश में हमें क्या देखने को मिला था? इसकी हाईएस्ट पीक थी माउंट कैलाश। और ये लोकेशन की बात करेंगे तो कहां पर आता है? तिब्बत में आता है। फिर हमारे पास में महान हिमालय, इसका विस्तार कहां से कहां तक चला था? नंगा पर्वत से लेकर और ये नामचा पर्वत तक इसका विस्तार हमें देखने को मिला था भाई। यही बात थी। फिर हमारे पास मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का एक अन्य नाम भी आया था हमें। क्या था मध्य हिमालय का अन्य नाम? कौन सा? लघु हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है जी। और ये क्या है? एक असतत रेंज में फैला हुआ है। और इसमें अब क्या मिलेंगे भी? ज्यादा गैप होने के कारण प्रसिद्ध घाटियां मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास में थी कश्मीर घाटी, फिर आती है कुल्लू घाटी, और उसके बाद में काठमांडू घाटी। ये कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, ये भी हमने देखा था भी। अब बचता है हमारे पास में शिवालिक। 4th पार्ट आएगा, इसके बारे में देखेंगे भाई। शिवालिक हमारे पास में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास में आया था, कौन सा पार्ट आया था? ट्रांस, फिर हमारे पास में महान, फिर मध्य, और एंड में शिवालिक। जब हमारे पास हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, भारतीय प्लेट अफ्रीका प्लेट से जब यूरेशिया प्लेट की ओर टकराई थी, तो टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? सबसे पहले ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में कौन से हिमालय की उत्पत्ति हुई थी? महान की, फिर मध्य की हुई, और एंड में भी कौन से हिमालय की उत्पत्ति होती है? शिवालिक की। तो शिवालिक हमारे पास में क्या बन चुका है अभी? सबसे हिमालय का दक्षिणी भाग भी है, और सबसे नया हिमालय भी कह सकते हैं। और उसके बाद में ये बाह्य हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि सबसे बाहरी आ चुका है अभी। उसके बाद हमारे पास में जो और पार्ट है वो ऊपर रह चुके हैं। तो क्या रहेगा? शिवालिक। शिवालिक के अगर अन्य नाम की बात करेंगे तो हम इसे उप हिमालय के नाम से भी जान सकते हैं। फिर हमारे पास में ये सबसे नया हिमालय भी आता है अभी, और सबसे बाहरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं इसे। ये सभी अन्य नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं जी। शिवालिक। हिमालय की सबसे भारी और नवीनतम पर्वत श्रेणी है।
फिर हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। कोई भी हिमालय हो उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही मानी जाती है। जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद में नेपाल। तो अगर इसके विस्तार की बात करते हैं हम, विस्तार, तो ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा भाई विस्तार। एक जगह आती है पंजाब का पोतवार बेसिन, यानी कि अब तो पंजाब छोटा हो चुका है, लेकिन जब ये हिमालय की मापने का काम कर रहे थे या फिर हमारे पास में जब इनको नामकरण कर रहे थे तो ये क्या था भाई, जो पंजाब आता है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब भी उसमें शामिल था। तो इसलिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये पंजाब पहले भी बहुत बड़ा हुआ करता था, सिंधु नदी भी इसमें शामिल होती थी। तो यहाँ से कोई जगह आती है पंजाब के पोतवार बेसिन से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एक नदी आएगी कोसी नदी तक, इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा भाई, ये कोसी नदी तक। और उसके बाद में छोटे छोटे आगे जाके इसमें लुप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो तीनों हिमालय है यहाँ पर, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसके कारण जो यहाँ पर पहाड़ियाँ आती हैं उनको हम स्टेट वाइज अलग अलग पढ़ेंगे। तो यही आता है कि इसका विस्तार की बात करेंगे तो ये पंजाब के पोतवार बेसिन से स्टार्ट होता है और कोसी नदी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। और कोसी नदी कहाँ पर आती है, यहाँ तक, यानी कि जो हमारे पास में शिवालिक है यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। आगे वाले ये पार्ट है ये मिक्सअप हो जाते हैं अभी, चलो इन्होंने ड्रा तो कर रखे हैं लेकिन अलग अलग हम निर्धारण नहीं कर सकते। जो हमारे पास में सचर जोन था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट थी, सीमांत दरार थी, वो वहां पर या कोसी नदी के क्रॉस करने के बाद में काम छोड़ जाती है। ये मिक्सअप ही बना हुआ है। तो इसके विस्तार के बारे में देखिए आप लोग, कहाँ से कहाँ तक होगा विस्तार। पंजाब के पोतवार बेसिन से स्टार्ट होकर कोसी नदी तक फैला हुआ है। फिर हम बात करेंगे ये हमारे पास में कौन से राज्यों में आता है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में आएगा, उसके बाद उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद में नेपाल में आता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हिमाचल में इसे किस हिमालय के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल में नहीं, पहले तो आएगा कश्मीर में और फिर उत्तराखंड में और फिर नेपाल में। भाई शिवालिक को जम्मू कश्मीर में किस हिमालय के नाम से जाना जाता है, कश्मीर में इसे शिवालिक को जम्मू में जम्मू हिमालय, उसके बाद उत्तराखंड में हुंडवा हिमालय, और नेपाल में सूर्यों की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। भाई नेपाल में सूर्यों की पहाड़ियां, पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये शिवालिक से संबंधित 3 प्रश्न है, तीनों के तीनों एग्जाम में पूछे गए अभी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं, कि इसे जम्मू में किस नाम से जाना जाएगा, जम्मू हिमालय, उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाएगा, हुंडवा हिमालय, नेपाल में किस नाम से जाना जाएगा, सूर्य हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। फिर हमारे पास में हम और बात करेंगे तो यहाँ पर भाई क्या आएगी, कुछ घाटियाँ भी आती हैं। अभी कौन सी घाटियाँ आएगी हमारे पास में, तो सबसे पहले ये उत्तराखंड में ही आएगी। और उत्तराखंड में जो घाटियाँ आएंगी उसको हम किस नाम से जानते हैं, अभी उत्तराखंड में जो उत्तराखंड में पश्चिम में आती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, दून के नाम से, और जो पूर्व में आएगी उसको हम किस नाम से जानते हैं, दवार के नाम से जानते हैं। क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा हिमालय आता है, मध्य हिमालय, और
एंड में कौन सा आ जाता है, शिवालिक, यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य में घाटियां। मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य घाटियां कौन सी होगी, किस नाम से जानते हैं हम, पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं भाई। दून हमारे पास में कीवर्ड रहेगा। दून से कौन से वर्ड आ सकते हैं हमारे पास में। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी आती है, देहरादून। उसके बाद इसी के नाम पे कोटली दून और पाटली दून, देहरादून। हाँ उत्तराखंड, कोटली दून। उसके बाद में आएगा पाटली दून। ये कोटली दून और पाटली दून पूछे जाते हैं भी कौन से हिमालय में आते हैं, यानी कि कौन सी जगह पे आएगा, क्योंकि देहरादून तो सभी को पता है उत्तराखंड की राजधानी है। लेकिन एग्जामिनर कुछ से सोच समझ के कोई ना कोई प्रश्न पूछेगा। इतना बेसिक प्रश्न तो पूछने वाला है नहीं कि देहरादून कहाँ पर है, ये तो सभी को पता है। लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा नॉलेज पता ही करनी होगी भी कैंडिडेट जो भी बैठा है कि ये हमारे पास में कौन सी चीज कहाँ पे आती है। फिर हम बात करेंगे पूरब में किस नाम से जानते हैं हम भी। पूरब में द्वार के नाम से जानते हैं, जो घाटी मिलेगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा आ जाता है, हरिद्वार। हरिद्वार। फिर ये हिमालय कहां पर चला जाता है, नेपाल में चला जाता है। और नेपाल में हमारे पास जब हम मध्य हिमालय में देखा था तो मध्य हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक था, मुख्य रूप से नेपाल में आपने देखा होगा महाभारत श्रेणी कहां पर थी, महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय में थी। और वो कहां पर थी, नेपाल में भी थी। और अब हमारे पास में नेपाल में शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, नेपाल में चूरियों की पहाड़ियां। तो यानी कि महाभारत और चूरियों की जो पहाड़ियां हैं उसके मध्य में एक घाटी आती है जिसको हम जानते हैं डांग घाटी के नाम से। और डांग घाटी की विशेषता क्या रहती है कि ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। और बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी आती है, डांग घाटी। और ये डांग घाटी है कहां पर, नेपाल में। कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में आती है, एक तो आती है महाभारत और सेकंड पे आएगी हमारे पास में चूरिया की पहाड़ियां। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है अभी। अगर नेपाल में बात करेंगे, नेपाल डांग घाटी। और कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में आती है ये, महाभारत और चूरियों की पहाड़ियां के मध्य, चूरिया की पहाड़ियों के मध्य। फिर और बात करें हम, ये जो डांग घाटी है इसकी क्या विशेषता रहती है कि ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी। बहुत बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है जी कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी आती है, डांग घाटी। और ये डांग घाटी है कहां पर, नेपाल में है। कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में आती है, महाभारत और चूरियों की पहाड़ियों के मध्य में। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास में चार पार्ट आए थे, ट्रांस आया था, महान आया था, मध्य आया था और शिवालिक आया था। तो अब हमारे पास में शिवालिक क्या है, सबसे दक्षिणी पार्ट है, सबसे नवीनतम पार्ट है। तो इसकी और क्या अन्य विशेषताएं हमें देखने को मिल सकती है, इसके बारे में क्या अन्य विशेषताएं देखने को मिल सकती है। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, जो शिवालिक है ये सर्वाधिक अपने आप में वनों की अधिकता पाई जाती है यहाँ पर। और सर्वाधिक वर्षा भी कहाँ पर होती है भी, शिवालिक श्रेणी में ही होती है। उसके पीछे कारण क्या है वो हम मानसून में देखेंगे भी। शिवालिक श्रेणी क्या आएगा कि इस श्रेणी में सर्वाधिक वनों और वन्य जीवों की अधिकता पाई जाती है।
शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक वन और वन्य जीवों की अधिकता पाई जाती है। फिर और बात करें, शिवालिक श्रेणी में भी क्या होती है भाई, सर्वाधिक वर्षा होती है। शिवालिक श्रेणी में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये हमारे पास में शिवालिक श्रेणी का विस्तार में देखने को मिला था। तो ये हमारे पास में हिमालय का भौगोलिक विभाजन चल रहा है, जो कि हमारे पास में मुख्य रूप से कहाँ तक आता है, कोसी नदी तक आता है। उसके बाद में जब हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, यानी कि सेवन सिस्टर की बात करते हैं, तो वहां पर ये हिमालय जाकर एक प्रकार से सभी के सभी संयुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें और अन्य पहाड़ियाँ मिलेगी, तो वही उनको हम अलग अलग सिंगल एक एक राज्य के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे भी, वहां पर कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी आती है भाई। तो ये शिवालिक था, कहां से कहां तक था, इनका विस्तार यहां से चला था और एंड में चलते चलते ये भाई कोसी नदी तक इनका विस्तार में देखने को मिला था। फिर हम और देखते हैं, तो यहां से हमारे पास में क्या होगा, जब यहां से देखोगे जो अपने पूर्वोत्तर के राज्य सेवन सिस्टर है, यहाँ पर ये सभी के सभी मिक्सअप बने हुए हैं, लेकिन इनकी पहाड़ियां भी हमें और अलग अलग जगह पर भी देखने को मिलती है। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में हमें कुछ अन्य पहाड़ियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर नागालैंड में अलग पहाड़ियां आती है, मिजोरम में अलग आती है, मणिपुर में अलग अलग पहाड़ियां आती है, भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसी के साथ में मेघालय में भी हमें कुछ अन्य पहाड़ियां देखने को मिलती है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां, ये कहाँ पर मिलती हैं, मेघालय में ही मिलती है। असम में भी हमारे पास में कुछ पहाड़ियां मिलेंगी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका टॉपिक क्या होगा, पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियां। हाँ जी, हिमालय का ही पार्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियां, सबसे पहले आएगा हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी आती है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो इससे पहले तो जिक्र आया होगा कि डुला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बूम, ये पहाड़ियां कहाँ पर आती हैं, अरुणाचल प्रदेश में आती हैं। और एक ही एग्जाम में 500 की 500 पहाड़ियां पूछ ली गई थी भाई। कौन सी आएगी, डुला, मिरी, अबोर, मिसमी। डुला, मिरी, अबोर, मिसमी, और उसके बाद में आता है पटकाई बूम। पटकाई बूम। और इसकी क्या विशेष बात रहेगी, 500 की 500 पहाड़ियां एक बार तो ये एक ही एग्जाम में पूछी गई। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि पटकाई बूम ये हमारे पास में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में चल रही है, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पैसे पटकाई बूम। और इसी से एक प्रश्न और बनता है कि भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी आती है, पटकाई बूम। इसके बाद में म्यांमार देश स्टार्ट हो जाता है अभी। तो ये क्या रहेगी कि भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी, भारत की सबसे पूर्वी पहाड़ी।
पूर्वी पहाड़ी, पटकाई बूम, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है भाई। फिर हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश के बाद में म्यांमार के साथ में लगता हुआ अगला राज्य कौन सा आएगा? जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो कौन सा आता है? कौन सा आएगा? नागालैंड। नागालैंड में सिंपल सी पहाड़ी है, नाग पहाड़ियां, कोई नहीं पूछेगा भाई, लेकिन पता ही होना चाहिए नागालैंड, और वहां पर कौन सी पहाड़ियां पाई जाती है? नाग पहाड़ियां। नाग पहाड़ियां। फिर हमारे पास में बात करेंगे नेक्स्ट में, और आगे चलेंगे तो कौन सा राज्य आएगा हमारे पास में? कौन सा आएगा? मणिपुर। और मणिपुर में कौन सी पहाड़ी आती है? मणिपुर में लेमाटोल। लेमाटोल बहुत बार पूछी गई है, लेमाटोल पहाड़ी। फिर हमारे पास में और आगे चलेंगे तो हमारे पास में राज्य कौन सा आएगा? मिजोरम। मिजोरम की पहाड़ी आती है, पहली पहाड़ी मिजो हिल्स, या हम कह सकते हैं मिजो पहाड़ी। ये आसान है, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी भी, लेकिन एग्जाम में पूछी जाएगी लुसाई की पहाड़ियां कहां पर आती है, तो वो हमारे पास में कहां पर आएगी? मिजोरम। और लुसाई जनजाति भी पाई जाती है वहां पर भाई। लुसाई की पहाड़ी ये कहां पर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, बहुत बार पूछी जाती है कि लुसाई की पहाड़ियां कहां पर पाई गई है? हमें मिजोरम में। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो जैसे ये कहां से चले थे हम, अगर पूर्वोत्तर राज्यों का मैप बनाए तो हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से चले थे, उसके बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, मणिपुर के बाद में ये मिजोरम यहाँ तक आ जाएगा, और उसके आगे चलेंगे तो ये त्रिपुरा कहीं ना कहीं कुछ तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऐसे ही आता है। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाता है? ये थोड़ा सा असम यहाँ से कुछ इस प्रकार से बना हुआ है भाई, ये दोबारा से इनको छूता है, यानी कि इस क्षेत्र को। त्रिपुरा में ऐसी कोई पहाड़ी नहीं है अभी जो आज तक एग्जाम में पूछी गई और ना ही वहां पर कोई इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास में असम आ जाता है भाई। तो असम की बात करेंगे तो वहां पर कौन सी पहाड़ी आती है? बराइल, मिकिर और रेगमा। असम, बराइल, मिकिर और रेगमा, तीनों पहाड़ियां हैं, और तीनों पहाड़ियां पूछी जाती है। कोई प्रश्न आएगा कि बराइल, मिकिर और रेगमा पहाड़ियां कौन से राज्य में है? ये असम में है भाई। सीधा सीधा वन लाइनर, तीनों पहाड़ियां आती हैं और राज्य पूछ लिया जाता है, असम में आती है। फिर हमारे पास में पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर थे। कितने राज्यों की बात कर ली हमने? 5 की बात कर ली। त्रिपुरा का हमारे पास में जिक्र आया नहीं, तो हमारे पास में 6 हो चुके हैं। 7वें की बात करेंगे तो हमारे पास में कौन सा आएगा अब? असम। असम तो हो चुका है। मेघालय, मेघालय की कौन सी पहाड़ियां आती हैं? गारो, खासी और जयंतियां। मेघालय, गारो, खांसी और फिर आता है जयंतियां। 3 पहाड़ियां हैं और तीनों पहाड़ियां बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर हमारे पास में इन्हीं से संबंधित वहां पर क्या है भी? जनजाति भी पाई जाती है। गारो, खांसी और जयंतियां, जनजातियां भी कहां पर पाई जाएंगी? ये मेघालय में भी पाई जाती है। यानी कि हमारे पास में ये क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार से जनजाति भी है भाई, जनजाति। और जनजाति की क्या विशेषता रहती है? ये विशेषता भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई कि ये महिला प्रधान जनजाति आती है, जनजाति। और क्या विशेषता है इसकी? महिला प्रधान जनजाति। उसके बाद हमारे पास में बात करेंगे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? नोकरोक। और नोकरोक वो कौन सी पहाड़ी में आती है? वो गारो में आती है भी, गारो में। हाईएस्ट पीक की बात की जाती है यहां पर भाई, नोकरोक। नोकरोक। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? सबसे ज्यादा मेघालय में। और मेघालय की जगह कौन सी आती है?
कौन कौन सी जगह आती है? मौसिनराम। ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है? अच्छा, तो हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? छछरौली। क्योंकि छछरौली में भी सर्वाधिक वर्षा होती है, इसीलिए कोई एक प्रॉपर जगह है वहां पर है, तो इसीलिए हरियाणा की चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। तो चलो ठीक है जी, यहाँ पर दो वर्ड आ चुके हैं हमारे पास में। एक तो आ चुका है मौसिनराम और एक आ चुका है चेरापूंजी। चेरापूंजी भारत में हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? छछरौली में होती है, इसलिए इसे हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। तो वैसे हमारे पास में मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये दोनों में क्या फर्क है अभी चेरापूंजी और मौसिनराम में? चेरापूंजी भी जगह है। हाँ जी। अगर बात की जाए ना सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मौसिनराम में होती है, और सेकंड नंबर पे सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? वो चेरापूंजी में होती है भाई। दोनों का पता होना चाहिए। ये दोनों की दोनों है कहाँ पर? ये मेघालय में ही है, साथ साथ में ही है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम में। और मौसिनराम जगह कौन सी पहाड़ी पे आती है? ये खासी पहाड़ी पे आती है भी मौसिनराम जगह, मौसिनराम। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की राजधानी कौन सी आती है? शिलोंग। शिलोंग भी कहां पर आता है? कौन सी पहाड़ी पर? ये जगह या शहर कह सकते हैं, ये भी खासी पहाड़ी पर ही आता है। इन दोनों से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, गारो, खासी और जयंतियां। और उसके बाद हम थोड़ा सा और बात करें इनके बारे में। एक बहुत बड़ा अपवाद रहता है, और अपवाद क्या रहता है कि जो हमारे पास में हिमालय से जो विस्तार हुआ था, हिमालय का मतलब क्या रहा है कि जिनका उत्पत्ति कहीं ना कहीं दो प्लेटों के टकराने के कारण से हुई थी। लेकिन जो हमारे पास में मेघालय की पहाड़ियां आती हैं ना, इनकी उत्पत्ति मेघालय के टकराने से पहले ही हो चुकी थी। जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये यूरेशिया था और ये अपना इंडिया कहीं ना कहीं इधर से आ रहा था ना, तो उस समय ये पहले एज इट इज बनी हुई थी। ये बात भूगोलवेता कहते हैं। और ये एक प्रकार से हमारे पास में हिमालय का हिस्सा न होकर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती है भाई। ये भी एक प्रकार से अपवाद रहता है कि हिमालय का हिस्सा है या नहीं है। क्यों आएगा ये, इसका पीछा जब हम प्रायद्वीपीय भाग पढ़ेंगे तब हम तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेंगे भाई। क्या आएगी? मेघालय की जो पहाड़ियां आती हैं ये हिमालय का हिस्सा न होकर, हिमालय का हिस्सा न होकर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहां से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। मेघालय से संबंधित भी कितनी बात आई है, और अब तक भी कम से कम 6 से 7 प्रश्न कोई ना कोई एग्जाम में पूछी गई है। अभी गारो खासी की जयंतिया की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की जनजातियां कहां पर है? मेघालय में है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी आती है? नोकरोक आती है, और ये कहां पर आती है? गारो में स्थित है। उसके बाद खांसी में ही मौसिनराम जगह आती है। शिलोंग जगह कहां पर आती है? खांसी में। और ये मेघालय की पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा न होकर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती हैं। ये चीजें हमारे पास में आती हैं। फिर हमारे पास में जब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि हिमालय का विस्तार कितने देशों में है? हिमालय का विस्तार कितने देशों में माना जाता है? हिमालय का विस्तार कितने देशों में है? अगर हिमालय के विस्तार की बात करेंगे तो ये 7 देशों में आता है। अभी 7 देश कौन से आते हैं हमारे पास में? 7 देश। अगर शुरुआत में हमारे पास यहीं से लगेंगे कि ये हमारे पास में इंडिया रहता है, सिक्किम आएगा, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये पूर्वी भारत आ जाता है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद भारत,
फिर चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद में भूटान, और भूटान के बाद में म्यांमार। कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। ये म्यांमार। तो अब हमारे पास में क्या आता है कि इसका विस्तार हमारे पास में जो हिमालय की पहाड़ियां हैं कहां से कहां तक आ चुकी हैं। असम में, अरुणाचल प्रदेश में इसका जिक्र था, उसके बाद में कहां पर था, नागालैंड में इसका जिक्र था, मणिपुर में इसका जिक्र था, मिजोरम में इसका जिक्र था, उसके बाद में यहाँ पर तो रहते हुए भी सारे राज्यों में इसका ही जिक्र था। लेकिन अब एंड में ये कहां पर रहता है, थोड़ा बहुत जिक्र इसका म्यांमार में और रहता है। और म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम आता है अराकोनयोम पर्वत श्रृंखला। और अराकोनयोम पर्वत श्रृंखला की क्या विशेष बात रहती है कि ये भारत और म्यांमार के है, तो म्यांमार देश में, लेकिन ये क्या करती है, भारत और म्यांमार देश के मध्य में सीमा बनाती है। भी ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। अराकोनयोम पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा मानी जाती है? हिमालय का हिस्सा मानी जाती है। कौन से देश में है? म्यांमार में, और भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है। यहां से और लिखना भी क्या आएगा, अराकोनयोम, अराकोनयोम। पर्वत श्रृंखला ब्रैकेट में लिख लेना भाई, म्यांमार। भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है। और यह पर्वत श्रृंखला भी हिमालय का ही हिस्सा है, म्यांमार में स्थित है। तो ये इस प्रकार से हम बात करेंगे तो ये क्या आ चुका है अभी, हिमालय का भौगोलिक विभाजन। और हिमालय का भौगोलिक विभाजन करता कौन थे भाई? सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। ये इस प्रकार से चारों का विभाजन हमने भाई अच्छे से कंप्लीट किया है। और आपको भी इसी प्रकार से क्रम में भी एज इट इज डिक्टो याद होना चाहिए, तब जाकर ये पहाड़ियां कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो सकती है। जो पर्सन कंफ्यूजिंग होंगे वो पर्सन ठीक हो सकती हैं, क्योंकि अब हमारे पास में हिमालय का विभाजन अलग प्रकार से किया जाएगा। जो प्रादेशिक विभाजन होगा ना, उसको भाई अब क्या कर दिया जाएगा, ये हिमालय हमारे पास में ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये चला कहाँ से था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से इसका विस्तार हुआ था। और विस्तार की और बात करेंगे तो इस प्रकार से ये यहाँ से अब महान, मध्य और एंड में कौन सा आता है, शिवालिक। ये भी 4 प्रकार से हमने पढ़ा था। और ये हमारे पास में कौन सा विभाजन माना जाता है, भौगोलिक विभाजन। लेकिन जब प्रादेशिक विभाजन की बात करेंगे ना, तो प्रादेशिक विभाजन हमारे पास में क्या हो जाता है, इसी को हम पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर इसी क्रम में इनको बांट देते हैं। यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक इनका विस्तार हमें कहां से कैसे देखने को मिलेगा, पूर्व कैसे। और इसका आधार किसे माना जाता है भाई, नदियों को आधार माना जाता है। अब इनका कैसे, इस प्रकार से ये 4 हिस्सों में इनको बांट दिया जाता है भाई। यहाँ पर 2 और आएंगे, एक और आएगा यहाँ पर, इतना इस प्रकार से ये 4 हिस्सों में इसको बांट दिया जाता है। और नदियों का आधार क्या होगा कि हमारे पास में कि प्रादेशिक विभाजन। और प्रादेशिक विभाजन कर्ता कौन माने जाते हैं, सर सिडनी बुराड़। और सर सिडनी बुराड़ का संबंध कहाँ से माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया से माना जाता है। अभी इसको भी देखेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कैसे होगा। चलो एक बार मैप से इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये तो आता है हमारे पास में भौगोलिक विभाजन। और भौगोलिक विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर हम इनका विभाजन कर रहे थे भाई। यानी कि जो पर्वत श्रृंखला पहले नंबर पे आई है ये इस प्रकार से, फिर सेकंड नंबर पे आई है हमारे पास में महान, फिर आया मध्य, इस प्रकार से। और इनमें हमारे पास में पर्वत श्रृंखलाएं भी आई थी, कोई ना कोई प्रमुख पर्वत आए थे और शिवालिक आई थी। अब इनका विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक, यानी कि इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। और वो भाग कौन से आते हैं हमारे पास में, आपने नाम सुना होगा, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय,
और असम हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इनको आधार किससे माना गया था? नदियों का आधार माना जाता है। यहाँ से सिंधु नदी आ रही है और इधर से कौन सी नदी आ रही है? सतलुज नदी। यानी कि इसके मध्य में जो हमें हिमालय दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे पास में कौन सा हिमालय आएगा? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। फिर हमारे पास यहीं से थोड़ा सा और आगे चलेंगे, हमें एक नदी दिखाई देगी, काली नदी। यानी कि सतलुज और काली नदी के मध्य में जो हिमालय आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय। उसके बाद में काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, यहाँ पर तीस्ता नदी आएगी भी, यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अगर यहाँ से आए तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से। और यहाँ से तीस्ता से लेकर दिहाग तक किस नाम से जाना जाता है? इसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अभी इस प्रकार से अब इनका विभाजन होगा, और इनका विभाजन अब पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। जो हमारे पास में पहाड़ियाँ थी या प्रमुख शिखर थे, चोटियाँ थी, तो ये अब क्या हो चुके हैं? अब पहले तो हमारे पास में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में चल रहे थे, अब ये पश्चिम से लेके पूर्व की ओर क्रम में चलेंगे। भी पहले पंजाब आ चुका है, पंजाब आया तो उसके बाद में कुमायूं, नेपाल और असम। तो यहाँ से हमारे पास में जो भौगोलिक विभाजन में पढ़ा है तो उन्हीं को हमने अलग अलग भागों में काट दिया। तो यहाँ से अलग अलग भागों में काटने से एक कन्फ्यूजन और बढ़ चुकी है कि ये हमारे पास में जब हम बात करते हैं कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद में पीर पंजाल, नंगा पर्वत, यहाँ से कुछ शिवालिक का पार्ट है एक प्रकार से। तो ये हमारे पास में काराकोरम अगर भौगोलिक विभाजन में बात करेंगे तो कौन से हिमालय में आ रही है? ट्रांस में आ रही है। और अब हमारे प्रादेशिक विभाजन में बात करेंगे तो कौन से में आ जाती है? ये पंजाब हिमालय में आ जाती है। दोनों से आएंगे, दोनों में कन्फ्यूजन होना तय है भाई। अगर आप लोग क्रम वाइज अगर भौगोलिक विभाजन को अच्छे से याद कर लेते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट रटाफिकेशन के साथ में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं भाई, हिमालय भी अपने आप में गोल होने वाला है, जो भाई समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे यहीं से हमारे पास में आया था कुमायूं हिमालय की बात करेंगे। महान हिमालय में कौन सी चोटियां आई थी? प्रमुख चोटियां अगर थोड़ा सा उनको एग्जांपल बात करें तो भाई महान हिमालय में सबसे पहले आया था हमारे पास में नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद में कौन सा आता है हमारे पास में? बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी। ये कहाँ पर आई थी? अपने पास महान हिमालय में आई थी। और राज्य की बात करेंगे तो ये कौन से राज्य में आई थी? उत्तराखंड में आई थी। लेकिन जो हमारे पास में अब कुमायूं हिमालय है ना, ये उत्तराखंड में ही है लगभग, क्योंकि सतलुज नदी यहाँ से हमारे पास में कौन से दर्रे के द्वारा प्रवेश किया था? इसने हिमाचल में प्रवेश किया। और कौन सी दर्रे के द्वारा? सीप किले दर्रे के द्वारा। यानी कि जो सतलुज नदी से ऊपर वाला पार्ट है ये तो पंजाब है, और यहाँ से लेकर काली नदी तक का जो विस्तार है ये कौन से का पार्ट माना जाता है? कुमायूं हिमालय का। तो यहाँ से जो हमारे पास में पहाड़ियाँ थी, बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, तो नंदा देवी, ये अब कौन से हिमालय में आ चुकी हैं? एक तो हमारे पास में थी महान में, और फिर हमारे पास में कौन से हिमालय में आ चुके हैं? कुमायूं में आ चुकी है। इसी प्रकार जब हमारे पास में मध्य हिमालय में हमने हिल स्टेशन पढ़े थे, उत्तराखंड की आए थे हमारे पास में, कौन से आए थे? नैनीताल आया था। फिर हमारे पास में रानीखेत, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर। एक प्रकार से तो वो कहाँ पर है? मध्य हिमालय में है। लेकिन प्रादेशिक विभाजन में वो कहाँ पर आ चुके हैं भैया? ये हमारे पास कुमायूं हिमालय में आ चुके हैं, क्योंकि उत्तराखंड वाले ही है। फिर शिवालिक में आए थे तो हमारे पास में हमने घाटियाँ देखी। कौन सी घाटी आई थी? यानी कि पूर्व में हमारे पास, पश्चिम में हम दून के नाम से जानते हैं, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। लेकिन अब हमारे पास में वो शिवालिक हिमालय में थी, लेकिन अब हमारे पास में कौन से हिमालय में आ चुकी है? वो कुमायूं हिमालय में आ चुकी है। इसी प्रकार से जब महान हिमालय हमारे पास में थोड़ा सा और आगे चल रहा था तो नेपाल में हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रमुख चोटियाँ आई थी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये पहाड़ियाँ आई थी। तो अब वो कौन से हिमालय का पार्ट थी? एक तो हमारे पास में महान हिमालय का पार्ट थी, लेकिन अब ये कौन से हिमालय का पार्ट बन चुकी है? नेपाल हिमालय का भी पार्ट बन चुकी है। इसी में हमारे पास में महाभारत श्रेणी आई थी, तो वो मध्य हिमालय का पार्ट भी है और साथ में नेपाल हिमालय का भी पार्ट है। सूर्य की पहाड़ियाँ थी, ये शिवालिक का भी पार्ट है और साथ में नेपाल हिमालय का भी पार्ट है। इनके मध्य में काठमांडू घाटी भी आ चुकी है और नेपाल, उसके बाद में डांग घाटी भी इसमें आ चुकी है। दोनों के दोनों कहाँ पर है? नेपाल में है। फिर थोड़ा सा बहुत और आगे चलने के बाद में यहाँ से जो हमने अभी पहाड़ियाँ पढ़ी है ना, वो कहाँ पर आ जाती है? सारी की सारी असम में आ जाती है। भाई जो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियाँ थी,
अभी अभी मैंने देखा था अरुणाचल प्रदेश में कौन सी थी, डोला, मिरी, अबोर, मिसवी और पटकाई बूम। उसके बाद में असम में बात करेंगे बराइल, बिखर और रेगमा। नागालैंड में नाग पहाड़ियाँ। फिर हमारे पास में मणिपुर में बात करेंगे तो भाई हमारे पास कौन सी आएगी, लेमाटोल। मिजोरम में मिजो हिल्स और लुसाई की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ सारी की सारी कहाँ पर आ जाती है, असम में भाई। तो अब हमारे पास में टॉपिक क्या रहेगा कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करता कौन आते हैं, सर सिडनी बुराड़। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और विभाजन करता भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सर सिडनी बुराड़ के अनुसार। सर सिडनी बुराड़ के अनुसार। और आधार किसको माना गया है, नदियों को माना गया है भी। क्या होगा, वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार नदियां। सर सिडनी बुराड़ का संबंध कहां से था भाई, ऑस्ट्रेलिया से। ये भी आपको पता होना चाहिए, भी नोट कर लेना, क्या पता एग्जामिनर किस मूड में हो। ऑस्ट्रेलिया। वर्गीकरण का आधार नदियों को माना गया था। और कौन सी नदियां आती हैं, पहला तो प्रश्न इसी से पूछा जाता है भाई। सबसे पहले हमारे पास में बात करेंगे तो नदी आएगी सिंधु। सिंधु के बाद में आती है सतलुज। सतलुज के बाद में हमारे पास में नदी आएगी काली नदी। काली के बाद में आएगी हमारे पास में नदी तीस्ता। और तीस्ता के बाद में आएगी हमारे पास में दिहाग। ये 5 नदियां हैं। और 5 नदियां पूरे हिमालय को कितने भागों में बांट देगी, 4 भागों में बांट देगी। दियाग किसका अन्य नाम था, दियाग। दियाग किस नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र भी कह सकते हैं, लेकिन दियाग ही आएगा भाई। एग्जाम में बहुत बार दियाग पूछा गया है। जब हम यहाँ से बात करेंगे, जो सिंधु और सतलुज नदी आ रही है, इनके मध्य में कौन सा हिमालय आएगा हमारे पास में, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। सतलुज और काली नदी के मध्य में बात करेंगे तो हमारे पास में कौन सा हिमालय आएगा, कुमायूं हिमालय आएगा। कुमायूं के बाद में काली और तीस्ता के मध्य में बात करेंगे तो हमारे पास में नेपाल हिमालय आएगा। नेपाल। और तीस्ता और दियाग के मध्य में बात करेंगे तो हमारे पास में आता है असम हिमालय। इस प्रकार से भी सर सिडनी बुराड़ जो ऑस्ट्रेलिया से आए और इन्होंने अपने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया और चलते बढ़े भाई। और सबसे ज्यादा समस्या किसको दे गए भाई, जो हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको। क्या जरूरत थी भाई उनको यहाँ पर आने की और हिमालय को भी 4 भागों में बांटने की। पहले हमारे पास में ठीक था, हमने भौगोलिक विभाजन पढ़ लिया, एक प्रकार से भी हमारा काम चल रहा था, हम ठीक ठाक थे। लेकिन उन्होंने वर्गीकरण भी इनका आए और कर दिया भाई, और अपने को परेशानी दे गए। तो भाई दे गए तो दे गए, लेकिन उनका काम था। लेकिन अपना काम क्या है भाई, उस परेशानी को झेलना। और झेलने के साथ साथ में उसके बाद में क्या होगा कि झेलने के बाद में जो सुख मिलेगा ना, या हम कह सकते हैं कि आनंद की प्राप्ति होगी, तो भाई वो कुछ देखने लायक ही होती है। और आनंद की प्राप्ति के लिए एचएसएससी ने जो कैंडिडेट्स ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए तो भाई बहुत बुरा हाल है। लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट बचे हुए हैं उनके पास में तो भाई अब क्या है, एक प्रकार से तो भाई मौका मिल चुका है उनको कहीं ना कहीं जो 30 से 35 हज़ार की वैकेंसी है उनमें बैठने का। क्योंकि कल वाला केस का तो सभी को पता ही है अभी कि जो 5 नंबर के एक्स्ट्रा मार्क्स हैं उनको हटा दिया गया है। तो हटाने के परिणाम स्वरूप सी ग्रुप की जितनी भी भर्तियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको भी रद्द कर दिया गया है अभी।
हाल देखो तुम कितना बुरा हुआ है अभी। जो 20 ग्रुप्स की हाल फिलहाल में जो एएलएम लगे थे, ऐसे लगे थे, जो अपने प्रोग्राम हुआ था ना, यहाँ सभी विक्ट्री साइन के साथ में खड़े थे भाई, वो अब दोबारा से तैयारी करने लग गई हैं, क्योंकि उनको भी अब दोबारा एग्जाम देना होगा। ये बहुत बुरा हाल है भाई, ये सच में दुखदाई है। इससे अच्छा तो चलो ठीक है, अभी 56-57 है, कोई जेई है जिनका रिजल्ट ही नहीं आया, पेपर कैंसिल हो गया, अभी उनको तो कह सकते हैं भी दुख तो हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ कि जो एक प्रकार से 2 महीने की सैलरी ले चुके हैं और लेने के बाद में अब दोबारा से घर आएंगे। या फिर भी उनको एक मौका दिया गया है कि कंडीशन लगाई गई है कि 6 महीने में ये भर्ती आपको पूरी करवानी होगी, और जो कैंडिडेट दोबारा से भी मेरिट लिस्ट में आएगा वो तो वही उस पे पोस्ट पे बना रहेगा, अगर नहीं आया तो भाई अपने घर चले जाना भाई। ये बात बोल दी गई है कोर्ट के द्वारा। और इसमें सरासर गलती किसकी मानी गई है? सरकार की ही मानी गई है उन्होंने, क्योंकि मनमानी के जरिए ही सारा कुछ काम किया गया है। उसके पीछे जो जेई वाले हैं उनमें तो भाई चलो ठीक है, उनकी तो रिजल्ट ही नहीं आया था, लेकिन और उनके पीछे जो कारण है एक्स्ट्रा 5 नंबर है, एक्स्ट्रा 5 नंबर हटने का कारण भी आपको सभी को पता होगा क्या हो सकता है। फर्जी वाला नहीं था, फर्जी का कोई चक्कर नहीं है उसमें। उसमें जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उनमें हमारे पास में दर्शाया गया था कि अनुच्छेद 16 का जो 4 भाग है उसमें क्या बताया गया, आरक्षण के बारे में बताया गया था कि आरक्षण हमें बताता है कि जो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। तो अगर उनको आरक्षण दे दिया गया तो दोबारा से जो गरीब कहकर भाई उनको पुनः आरक्षण देना, ये कौन सा संविधान में बात है? यानी कि डबल आरक्षण की नीति के चलते हुए भी वो 5 नंबर हटाए गए हैं। यानी कि एक जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, उनकी इनकम 180 से ज्यादा, 180 तो नॉर्मल ही सभी की मिली जाती है भाई, एक तो उनको आरक्षण वैसे ही नहीं मिल रहा और ऊपर से उनके पास में 5 नंबर भी नहीं है भाई। तो ये उनके साथ में वहां पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था भाई, और मौलिक अधिकारों के लिए वो कोर्ट में गए थे। ये बात आपको पहले भी बताई थी और वो उनमें उनकी जीत हो चुकी है, सरकार हार चुकी है। मौलिक अधिकारों के साथ में ये छेड़छाड़ नहीं कर सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते तो वहां पर भाई हम कोर्ट में नहीं जा सकते थे। तो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और उसका परिणाम भाई जो कैंडिडेट वो ज्वाइन कर चुके हैं भुगतना उनको पड़ेगा। भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है चलो वो तो ठीक भी है, हाल फिलहाल में उनका तो काम चल जाएगा। तो ये हमारे पास में, और आप लोगों के लिए 6 महीने का तो टाइम है ही नहीं, या तो नया सीटी आएगा या फिर दोबारा से भी फ्रेशर भर्ती होगी। अगर फ्रेशर भर्ती होगी या नया सीटी आएगा, यानी कि 2-2.5 महीने में सारा कुछ काम धाम हो लेना है। हाँ, नए सिरे से भर्ती होगी भाई, ये नहीं यही करेगी, नई आने वाली तो कुछ नहीं करेगी, उसके बाद में 2-3 साल तो भूल ही जाना। ये जो हमारे पास में अक्टूबर में इसका अगर टाइम पीरियड पूरा हो रहा है ना, उससे पहले ये भर्ती है इनको पूरी करनी होगी। और पेपर ऐसे होंगे जैसे आपने पहले देखा नहीं होगा कि जनवरी में पेपर कैसे हो रहे थे, जो सी ग्रुप के थे। एग्जाम डेट आ रही थी 10 जनवरी की और बताया जा रहा था 6 जनवरी को, और 8 जनवरी को क्या है, एडमिट कार्ड आगे भी पेपर देने आ जाना। उसको ये भी नहीं पता है वो गांव में है कहाँ पर है, इसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही अब की बार भी होगा। जो पहले ग्रुप सी का जो एग्जाम हुआ था सीटी का, 8 दिन पहले पब्लिक नोटिस आया था कि आपका एग्जाम है, और उससे 4 दिन पहले एडमिट कार्ड दे दिए और बोले भाई एग्जाम देने आ जाना। तुम हमारे पास टाइम नहीं है, अभी पहले बताएं आपको भी इतना प्रचार प्रसार करें और करें, तो टाइम किसी के पास में नहीं है। और टाइम अब कैंडिडेट के पास में तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो भाई महीना या 40 दिन तो मैक्सिमम मिलने हैं, क्योंकि एग्जाम डेट पहले आएगी और फॉर्म बाद में भरवाए जाएंगे भाई, ये देख लेना तुम। ऐसे हुआ है एक बार, जो पिछला 2023 का या 22 का एस्टेट था, उसकी लास्ट डेट थी 3 दिसंबर और 19 दिसंबर को उसका एग्जाम हुआ था, मात्र 15 दिन। और ये एग्जाम डेट पहले ही आई हुई थी और उसको पोस्टपोन भी कर दिया गया था डेट को। पहले शायद नवंबर थी 27 और 5-4 दिन और बता दिए गए थे और एग्जाम डेट फिक्स रही थी उनकी। इसी प्रकार भी अब होगा। आप लोग अभी से, जो लोग भाई थोड़ा सा नॉन सीरियस थे तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि पहले भी पता है जो यहाँ पर विक्ट्री साइन के साथ में खड़े हुए थे उन्होंने मेहनत बहुत की थी। तो भाई ऐसे में यहाँ पर खड़ा होना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, और मुश्किल इतना भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि आप लोगों को अगर ये पता लग चुका है कि कब क्या और कितना पढ़ना है तो भाई सब कुछ काम आसान है। सबसे ज़्यादा तो मेन क्या रहता है, गाइडलाइन। कौन सी गाइडलाइन के तहत कितना पढ़ते हो भाई।
अगर पढ़ने वाले तो भी 24-24 घंटे पढ़ते हैं, अगर एग्जाम में आ ही नहीं रहा है तो उसका पढ़ने का फायदा भी क्या है। यानी कि जो आपको क्लास में करवाया जा रहा है सबसे पहले उसको याद करो और उसके बाद में कहीं ना कहीं बचे हुए प्रीवियस प्रैक्टिस करो, यही चीज चलती रहेगी। मूल मंत्र यही रहता है, अगर कोचिंग में आए हो पहले दिन और लास्ट दिन अगर आपको सारा कुछ कोचिंग का याद है ना तो नौकरी आपके हाथ में है। लेकिन हम करते क्या है, 3 सब्जेक्ट तो हमें हरियाणा जी के आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा। हरियाणा जी के आसान है, मैथ रीजनिंग को तो बिल्कुल टॉप पे पहुंचा देते हैं भाई। बचता है हमारे पास में साइंस और इंग्लिश, बोले हमें आती ही नहीं भाई, ये आती ही नहीं तो इनको हम छेड़ते ही नहीं, बड़े मान है। क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास में थोड़ा बहुत है लगे कि यहाँ पर जरूरत है तो भाई जरूरत हम करते ही नहीं है। क्योंकि हरियाणा जी के हमारे पास में बहुत फेवरेट है, बोले 25 में से 25 ले आएंगे काफ़ी है। तो सारा कुछ पढ़ना होगा, 14-15 सब्जेक्ट आते हैं और पढ़ने वाला सभी के सभी सब्जेक्ट पढ़ता है और इंटरेस्ट 5 या 7 में होता है। बाकी बचे हुए क्या करते हैं अभी, अच्छी कैसे भी पढ़ो, मान के चलो भी ये होता है तो होता है और अपने एग्जाम में पर्सन आ जाए, ऑप्शन ठीक किया भी काम चल गया। तो इसी प्रकार भी कुछ पढ़ने पड़ते हैं, मान के भी चलने पड़ते हैं। बेसिक से समझ में 5-6 सब्जेक्ट आएंगे, बाकी सभी ऐसे ही चलेंगे भाई। हाँ ये होता है और हमें कर लेना चाहिए अभी। अब देखते हैं अभी सर सिडनी बुराड़ आए थे, सुनील सर थोड़ा सा लेट है, आएंगे तो तब उनके बाद में देखेंगे इनके बारे में क्या तक चलेगा। जो महान हिमालय था, महान हिमालय की जो लंबाई थी वो कितनी थी, महान हिमालय की लंबाई, महान हिमालय की लंबाई 6100 मीटर, 6000 ट्रांस की थी। तो महान की 6100 मीटर, अरे 6100 मीटर तो ऊंचाई थी, उसकी एवरेज हाइट थी, जबकि लंबाई की बात कर रहे हैं तो कितनी थी 2400 किलोमीटर। और उसी 2400 किलोमीटर को सर सिडनी बुराड़ ने क्या किया था भाई, इनको 4 पार्टों में बांटा है। अगर 4 पार्टों में बात करेंगे तो भी कौन सा आता है, तो सबसे पहले बात इसी में आएगी 560 किलोमीटर आएगा शायद ये पंजाब हमारे पास में। कुमायूं की बात की जाती है तो 320 आएगा। नेपाल की बात करेंगे तो हमारे पास में आएगा 800 किलोमीटर लंबाई के साथ में इनको मापा गया है। और पर्सन इनसे क्या पूछे जाएंगे, और बची हुई रिमेनिंग क्या आती है हमारे पास में, जो लंबाई आएगी 720 किलोमीटर। और यहाँ से क्या प्रश्न और बढ़ जाते हैं कि सबसे बड़ा हिमालय हमारे पास में कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये भी पूछे हुए। और ऑप्शन हमारे पास में यही 4 होंगे, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। तो इनमें से अगर जब हम देख पा रहे हैं तो हिमालय में प्रादेशिक विभाजन में सबसे छोटा हिमालय कौन सा आता है हमारे पास में, कुमायूं, और सबसे बड़ा कौन सा आता है, नेपाल। इनके बारे में भी आप नोट कीजिए भाई। सबसे छोटा, उसके बाद हमारे पास में सबसे बड़ा, या छोटा या बड़ा, इतना ही रहेगा, अपना कम चल जाएगा भाई, छोटा और बड़ा, ये चीजें छोटा और बड़ा। लंबाई आप याद रख पाते हो तो अच्छी बात है, अगर ना रख पाओ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि छोटा और बड़ा ये लंबाई तो इसलिए लिखवाई गई है कि आप लोग कंपैरिजन कर सको भी लंबाई के अकॉर्डिंग कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। नदी कौन सी आ रही है, पहले तो आपको 5 नदियां याद होनी चाहिए, सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता और दियाग, 5 नदियां। और प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, सीधा सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई, नेपाल हिमालय कौन सी 2 नदियों के मध्य में है। इसी प्रकार से असम हिमालय कौन सी 2 नदियों के मध्य में आता है, यह भी हमें पता होना चाहिए, तीस्ता और दियाग के मध्य में आता है। काली और तीस्ता के मध्य में कौन सा आता है, नेपाल। सतलुज और काली के मध्य में कुमायूं, और सिंधु और सतलुज के मध्य में पंजाब हिमालय। इस प्रकार से ये प्रश्न भी बनते हैं। अब हमारे पास में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, देखेंगे भी इनमें और कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सी बात है, चर्चा रहने बात है, हम प्रादेशिक विभाजन भी कंप्लीट कर ही देंगे भाई। तो हमारे पास में पहला कौन सा रहेगा, पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय के बारे में क्या जानकारी मिलती है अभी, पंजाब हिमालय, पहली लाइन तो यही रहेगी, हमें लिखने की कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है कि सिंधु और सतलुज नदी के मध्य पर्वतीय भाग को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। ये लाइन लिखने की जरूरत है क्या अभी हमें, क्योंकि हमने लिख लिया, उसी के मध्य में आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में कुछ प्रमुख श्रेणियां आएंगी,
और कुछ प्रमुख श्रेणियां कौन सी आती है, पर्वत श्रेणियां कौन सी आएगी, क्योंकि सिंधु यहाँ से बह रही है और उसके बाद में हमारे पास में सतलुज यहाँ से प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले काराकोरम था, फिर हमारे पास में लद्दाख थे, जास्कर थे, पीर पंजाल थे, और पीर पंजाल के बाद में धौलाधर श्रेणी हो गई। इसी में एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था। तो क्या होगा कि प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन सी होंगी, इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियां। और बहुत बार इनको एग्जामिनर क्या कहता है कि आप इन्हें उत्तर से लेके दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए भी। तो क्रम में लगाएंगे तो वही जो हमने पढ़ा है उन्हीं को तो लगाना है, और कुछ एक्स्ट्रा तो हमें करना ही नहीं है। तो कौन सी आती है, पहले नंबर पे हमारे पास में आती है काराकोरम। काराकोरम के बाद में कौन सी आएगी, लद्दाख। लद्दाख के बाद में आती है हमारे पास में थर्ड नंबर पे जास्कर। लेकिन जब हमने जास्कर को वहां पर देखा था तो वहां पर हमने देखा था कि जास्कर की कोई कुछ खास बातें थी ही नहीं। यही बात था ना, सीधा सिंपल उनको ब्लैंक छोड़ दिया गया था। ब्लैंक क्यों छोड़ा गया था, क्योंकि वो उनको यहाँ पर काम आएगी भी। और उसके बाद जब हमें ट्रांस हिमालय की जो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर है, तिब्बत में आ जाती है। तो तिब्बत में आने के बाद में इनको भाई ये जास्कर के आगे चलती रहती है, तो इसको इनमें शामिल नहीं करते। वैसे तो हमारे पास इसी की सीध में आएगी, लेकिन जब उत्तर से दक्षिण की ओर भारत के क्रम में लगा रहे हैं तो उसके बाद में हमारे पास में चौथे नंबर पे आ जाती है पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी कौन से हिमालय का पार्ट थी, है पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय, पीर पंजाल श्रेणी। इनको ये बात पूछी जाती है भी चारों की चारों कि उत्तर से लेके इन्हें दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए। और क्रम में लगाने के लिए इनके पास में एक ट्रिक बनती है अभी छोटी मोटी हमारे पास में, जिसको हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कलेजा पार। कलेजा पार यानी कि हमारे पास काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पार से क्या होगा, पीर पंजाल की श्रेणी। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमारे पास में, अगर ग्लेशियर की बात करेंगे तो कौन से ग्लेशियर आएंगे हमारे पास। ग्लेशियर की बात करेंगे तो वही हमारे पास में सियाचिन आएंगे, केटू आएगा, वॉल्टेरो आएगा, हिस्पर आएगा, बियाफो आएगा। फिर हमारे पास में इसमें कुछ मीठे पानी की झीलें भी आती हैं, उनके बारे में पूछा गया, और खारे पानी की झील भी आती है। अगर मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो कौन सी झील आती है यहाँ पर भाई, डल झील और बुल्लर झील, दोनों की दोनों कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की झीलों का अगर जिक्र करेंगे तो हमारे पास में कौन सी आएगी, सांबर झील यहाँ पर नहीं है, सांबर झील राजस्थान में, जयपुर में है। हाँ, कौन सी आएगी, डल झील और बुल्लर झील तो मीठे पानी की झील है। हाँ भाई, मीठे पानी की झील, हाँ जी। और फिर हमारे पास इसी में आ जाती है खारे पानी की झील। एक तो आएगा हमारे पास में डल झील, और सेकंड आ जाता है बुल्लर झील। दोनों के दोनों क्या है, मीठे पानी की झील है। खारे पानी की झील की बात करेंगे तो इसमें आती है पयांग तसो और मुरारी झील। पयांग तसो या तसो पयांग है, तसो पयांग और मुरारी झील। ये कहां पर आती हैं, ये लद्दाख में है अभी, और ये खारे पानी की झील है। नदियों की बात करेंगे तो इनके मध्य में जो नदियां बहती है वो इसी हिमालय में बहेगी, और कुछ तो इसमें था ही नहीं। लेकिन पीर पंजाल की श्रेणी के मध्य में अगर हम और बात करेंगे तो क्या आ जाते हैं इसमें हमारे पास में, करेवा कहां पर मिलेगा हमें, करेवा, करेवा भी इसी में मिलेगा क्योंकि पीर पंजाल की श्रेणी के मध्य में था करेवा। और क्या चीज आई थी भी इसमें हमारे पास में, वही थी। अगर इनकी ऊंची नीची चोटियों के बारे में बात करेंगे तो यही आ जाती है। लेकिन पंजाबी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी पूछी जाती है अभी, तो कौन सी होगी पंजाबी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो इसका हाईएस्ट पीक कौन सा होगा हमारे पास में, कौन सा होना चाहिए,
जब हमने भौगोलिक विभाजन पढ़ा तो उसमें भी हमारे पास में ऊंची चोटी आई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग भाई इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी होनी चाहिए, पंजाब हिमालय की। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, और K2 अब कहां पे आ रहा है, पंजाब हिमालय में आ रहा है। काराकोरम श्रेणी का भाग था, काराकोरम श्रेणी किसका भाग हो चुकी है, पंजाब हिमालय का, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी हमारे पास है, K2 ही होगी। K2 का अन्य नाम क्या था, गॉडविन ऑस्टिन, और प्राचीन नाम क्या था उसका, गौरीनंदा पर्वत। दोनों के दोनों वो भी एग्जाम में पूछी गई है। ये हमारे पास में पंजाब हिमालय से संबंधित जानकारी है, और कुछ इसमें ज्यादा है ही नहीं, यही चीजें आती है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, नेक्स्ट में जो हमारे पास में हिमालय आएगा कौन सा आएगा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में क्या होगा कि सतलुज और काली नदी के मध्य पर्वतीय भाग को हम क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं। ये लिखने की हमें कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि नदियों के बारे में हमने इसको देख लिया है। लंबाई हमने इसकी देख ली है, कितनी आती है हमारे पास में, कितनी लंबाई आती है, 320 किलोमीटर इनकी लंबाई आती है। और अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास में ये कुमायूं हिमालय आता है, इनके बारे में क्या प्रश्न आता है, तो सबसे पहले तो ये आता है कि इसके पश्चिमी भाग को हम किस नाम से जानते हैं और पूर्वी भाग को किस नाम से जानते हैं भाई। यानी कि ये हमारे पास में कुमायूं रहेगा, और कुमायूं के जो पश्चिमी भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल हिमालय। और इसको जो पूर्वी भाग आता है, ये पूर्वी, इसको किस नाम से जाना जाता है, कुमायूं हिमालय के नाम से ही जाना जाता है। पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और इसको कुमायूं। हमारे पास यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बंदरपुंज की पहाड़ी से, गढ़वाल हिमालय से होता है। बहुत बार हमने देखा है, ये बात आ रही है। अब हमें पता लग गया गढ़वाल हिमालय कहाँ पर है। गढ़वाल हिमालय एक प्रकार से कुमायूं हिमालय का आधा पार्ट है, यानी कि कोई प्रॉपर जगह नहीं है, यानी कि आधे क्षेत्र को बांट लिया गया है, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, गढ़वाल हिमालय के नाम से ही जानते हैं। तो ये बात आप लिखना भाई, कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अब इसमें कुछ पर्वतों की बात करेंगे, तो कौन से प्रमुख पर्वत आएंगे इसमें भाई, जैसे बंदरपुंज, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नंदा देवी और दूनागिरी। दूनागिरी भी भारत में ही था, भारत में ही था। तो यानी कि हमारे पास में प्रमुख पर्वत, बंदरपुंज, बंदरपुंज के बाद में हमारे पास में आएगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी। दूनागिरी के बाद में आती है नंदा देवी। नंदा देवी के बाद में एक पहाड़ी और भी आती है जिसका नाम है त्रिशूल, त्रिशूल। और ये फिर हमारे पास में मान हिमालय कहां पर चला जाएगा, नेपाल में चला जाएगा भाई। ये हमारे पास में प्रमुख पर्वत आ रहे हैं कुमायूं के। लेकिन यहां से एक बात और देखेंगे कि हमारे पास जो नंदा देवी आती है ये क्या होगी, ये सबसे ऊंची चोटी अभी किसकी आती है, सबसे ऊंची चोटी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी।
इसके हाइट की बात करते हैं तो हमारे पास में 78-17 मीटर। और क्या विशेष बात रहेगी इसकी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 78-17 मीटर, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। फिर हमारे पास इसी में कुछ घाटियां भी आई थी। उत्तराखंड में आ रहा है तो उत्तराखंड की घाटी कौन सी आती है भाई, वही जो हमने पूर्व में द्वार के नाम से जाना था, कौन सी आएगी, देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून। फिर पश्चिम में किस नाम से, वो हमारे पास में क्या था, जो पश्चिम में तो क्या था, दून के नाम से, और पूर्व में द्वार के नाम से था। तो पूर्व में हमारे पास में कौन सा आएगा, हरिद्वार। ये हमारे पास में क्या है, प्रमुख घाटियां। इनके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भाई, प्रमुख घाटियां। हिल स्टेशन भी आएंगे हमारे इसी में उत्तराखंड के। घाटियों की बात करेंगे तो भाई कौन सी आती है, देहरादून, कोटलीदून, उसके बाद में आएगा पाटलीदून, हरिद्वार। ये सीधा सीधा सिंपल प्रश्न पूछा जाता है भी ये घाटी कौन से हिमालय में आएंगी, और ऑप्शन क्या आएंगे, पंजाब, हुमायूं, नेपाल और असम। वैसे हमारे पास में कौन से हिमालय में थी, ये शिवालिक में थी। अगर प्रादेशिक भौगोलिक विभाजन की बात करेंगे तो जिसमें ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक, तो ये हमारे पास कहां पर आ रही थी, ये शिवालिक में आ रही थी। और अब ये हमारे पास में कहां पर आ चुके हैं, कुमायूं हिमालय में। प्रश्न ऐसे आएंगे भी दोनों, अगर दोनों को अगर अपने अलग अलग कर लिया तो ठीक है भाई, नहीं किया तो ये नदियों का उद्गम भी तो इन्हीं पहाड़ियों से होगा। जब नदियों का उद्गम भी पूछा जाएगा भी, जैसे हमारे पास में यमुना नदी है, ये कौन से हिमालय से निकलती है, तो एक तो आता है वही ऑप्शन आ जाएंगे, ट्रांस, महान, मध्य और शिवालिक। तो कौन से हिमालय से आ रही है वो, बंदरपुछ की पहाड़ी कहां पर आई थी हमारे पास में, कौन से पहाड़ी में आए थे, महान हिमालय में आई थी। और लेकिन अब हमारे पास में कौन सी में आ चुकी है, वो कुमायूं में आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंग दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं भी, और प्रश्न गलत होने के बहुत अच्छे खासे चांस रहते हैं, लेकिन गलत नहीं होने देंगे भाई। फिर हमारे पास इसमें कुछ झील की बात करेंगे तो कौन सी झील आ जाती है हमारे पास में, जो उत्तराखंड में झील आएंगे ताल के नाम से आती है, नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, जितने भी ताल होंगे वो हमें कहाँ पर मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे। और कौन से हिमालय में मिलेंगे, कुमायूं हिमालय में ही मिलेंगे भाई। झील है नैनीताल, सात ताल, प्रमुख झील। नैनीताल के बारे में हमने देखा था भी, इसको क्या कुछ अलग भी कहा जाता है क्या, नैनीताल क्या एक जिला भी है ना, और एक नैनीताल झील भी है, और एक नैनी जगह भी है। नैनी जगह कहां पर देखने को मिली थी हमें, इलाहाबाद में। नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल। फिर हमारे पास बात करेंगे जो नैनीताल है, ये नैनीताल एक जिला भी है, और इसको क्या बोला जाता है भाई, लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झील जिला भी कहा जाता है। नैनीताल को झील जिला के नाम से भी जानते हैं। ये वन लाइनर में प्रश्न बहुत बार पूछा गया अभी। नैनीताल को झील जिला भी कहा जाता है, झील जिला भी कहा जाता है, या झील जिला कहा जाता है। ये हमारे पास में कुमायूं हिमालय आता है भाई। कुमायूं हिमालय से संबंधित जानकारी वही की वही जानकारी जो हमें भौगोलिक विभाजन में पढ़ने को मिल रही थी, उन्हीं को तो क्या है, एक प्रकार से रिवीजन ही तो चल रहा है उनका, अलग तो कुछ है ही नहीं अभी। नेक्स्ट में हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में कौन सा हिमालय आएगा, नेपाल हिमालय। अगर थोड़ा बहुत इनके बारे में एक बात और लिख लोगे तो भी अच्छा रहेगा। इनकी ऊंचाई के आधार पे हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें महान हिमालय आ चुका है, और महान हिमालय क्या है भाई, ट्रांस हिमालय की अपेक्षा क्या था, ऊंचा था। और जो हमारे पास में पंजाब हिमालय, उसमें ट्रांस हिमालय सारा था, कुछ भाग मध्य का था, कुछ महान का था, मध्य का था और शिवालिक का था। अगर पंजाब हिमालय में ये बात देखें
अगर जो भौगोलिक विभाजन के जो 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट कौन से हिमालय में आते हैं, अगर ये बात भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो कौन से में आएगा, वो पंजाब हिमालय में आएगा, क्योंकि उसमें पहले ट्रांस भी आ चुका है, मान भी आ चुका है, मध्य भी आ चुका है और शिवालिक भी आ चुका है। और आगे के जो जितने भी हिमालय बसते हैं 3, तो इनमें तीनों ही पार्ट आते हैं भी, महान, मध्य और शिवालिक। अगर इनके बारे में ऊंचाई की बात करेंगे ना, तो सीधा सिंपल सी बात आती है, ये कुमायूं हिमालय है ना, ये पंजाब हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है और हमें कोई इससे मतलब नहीं है भाई। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है, यह कथन में पूछा गया था भाई, अपेक्षा ऊंचा है, यह हमें पता होना चाहिए भाई, कुमायूं हिमालय। फिर हम अब बात करेंगे, नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो कौन सा आएगा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये सबसे बड़ा हिमालय है। अगर लंबाई की बात करेंगे तो कितना आता है, 800 किलोमीटर में आता है। कौन सी 2 नदियों के मध्य में आता है, काली और तीस्ता के मध्य में आता है। ये हमें लिखने की बार बार कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे तो इसमें कुछ प्रमुख पर्वत भी आएंगे। प्रमुख पर्वत कौन से आएंगे, सबसे ज्यादा तो हमारे पास भी पहले नंबर पे तो वही आएंगे जो हमने महान हिमालय में पढ़े थे भाई, नेपाल हिमालय। और महान हिमालय में हमारे पास में यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी आई थी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट इसमें सबसे ज्यादा ऊंची आ चुकी है, तो ये क्या होगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है फिर से, ये नेपाल हिमालय ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है भाई। नेपाल हिमालय कुमायूं हिमालय की अपेक्षा ऊंचा है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख पर्वत कौन से आएंगे भाई। प्रमुख पर्वत जो महान हिमालय में हमारे पास में आए थे, सबसे पहले आया था अन्नपूर्णा, आया था अन्नपूर्णा, धौलागिरी, फिर हमारे पास में मनसालू, माउंट एवरेस्ट, मकालू, ये आए थे, सभी के सभी आए थे जी। कौन से आएंगे, सबसे पहले हमारे पास में अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद में एक पर्वत और आया था धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू के बाद में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब कैसे भी हो चाहिए, सीक्वेंस में जो भौगोलिक विभाजन किया था ना वो याद रख लेना। माउंट एवरेस्ट, फिर हमारे पास में मकालू, ये तो हमारे पास में कौन से हिमालय की थी, महान हिमालय की। अगर मध्य हिमालय की बात करेंगे तो कौन सी आएगी यहाँ पर, महाभारत रेंज भी कहां पर आती है, फिर हमारे पास में महाभारत, ये कहां पर आ जाएगी, मध्य हिमालय में। फिर हमारे पास में शिवालिक में कौन सी आई थी, सूर्या की पहाड़ियां, ये कहां पर थी हमारे पास में, नेपाल में ही थी भैया, नेपाल में ही थी। नेपाल हिमालय हमारे पास में अगर थोड़ा सा और देखेंगे, जो तीस्ता नदी है ना, इसका उद्गम सिक्किम के पूर्व की ओर होता है, और सिक्किम की पूर्व की ओर होता है तो ये थोड़ा बहुत भूटान में भी जाता है। तो इसलिए इस नेपाल हिमालय को, नेपाल में तो क्या है भाई, नेपाल हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय, और भूटान में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये बात भी नॉर्मल सी अगर लिखना चाहो तो भाई लिखवा दूंगा, अगर वरना आप समझ चुके हो तो ठीक है, काम चल जाएगा। क्या होगा कि ये नेपाल हिमालय को नेपाल में तो नेपाल हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय, और उसके बाद में भूटान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास इसमें कौन सी प्रमुख है, जो पर्वत आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अगर घाटियों की बात करेंगे तो भी कौन सी घाटी आती है हमारे यहाँ पर भाई, अगर घाटी की बात करेंगे प्रमुख घाटी कौन सी आएगी, प्रमुख घाटी कौन सी आएगी हमारे पास, कौन सी आनी चाहिए। अगर घाटी की बात करेंगे तो कौन सी आएगी हमारे पास,
हमने देखा था कि महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत जो श्रेणी है उसके बीच में घाटी थी, कौन सी थी? महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य में एक घाटी देखने को मिली थी हमें, कौन सी थी? कुल्लू यहाँ पे कहां पे आ गई? कुल्लू कहां पे आ गई? यहाँ पे डांग घाटी महाभारत और सूर्या के बीच में थी। मैं महान हिमालय और महाभारत के बीच में बात कर रहा हूँ, वहां पर कौन सी घाटी आई थी हमारे पास में? हाँ, अरे कितना आसान था। नेपाल की राजधानी आती है काठमांडू, और काठमांडू घाटी आई थी हमारे पास में महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी। फिर हमारे पास में सेकंड में आ जाती है डांग घाटी। डांग घाटी। और यहां से हमारे पास में कुछ गंगा की सहायक नदियों का भी उद्गम होता है इसी हिमालय से। कौन सी होगी? इसी में आ जाता है हमारे पास में कोसी, गंडक और घाघरा। तीन नदियों का उद्गम कहां से होता है? यहीं से होता है, यानी कि गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियों का उद्गम। अगर ये नदियां आपको अब समझ में ना आए, जब हम भारत का आबोहवा तंत्र पढ़ेंगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इससे ऊपर ऊपर वाला बात अब आप समझ लेना भाई। कौन सी आएगी? सबसे पहले घाघरा, फिर हमारे पास में आ जाती है गंडक, और उसके बाद में आती है कोसी। इनका उद्गम होता है भाई। और कोसी के बाद में कौन सी आएगी? तीस्ता आ जाती है। और तीस्ता क्या है भाई? वो हमारे पास में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। और उसके बाद में ये नेपाल हिमालय खत्म हो जाता है भाई। जब नेपाल हिमालय खत्म होगा तो एंड में हमारे पास में कौन सा आएगा? असम हिमालय। और असम हिमालय ये सबसे ऊंचाई के आधार पे सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? निमन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है भी, असम हिमालय। असम हिमालय, इसे क्या है भाई? निमन हिमालय भी कहा जाता है। निमन हिमालय भी कहा जाता है। यही आएगा भी। इनके विस्तार की बात करेंगे तो ये कौन सी दो नदियों के मध्य में आता है? ये हमारे पास में तीस्ता और दियाग नदी के मध्य में आता है। फिर जो पहाड़ियां जो हमने पढ़ी थी पूर्वोत्तर भारत की, अब दोबारा से लिखने की क्या जरूरत है? अभी में कोई दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये असम हिमालय है, यहाँ पर एक प्रकार से एक समस्या आती है, इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है। वो क्या आती है? ये झूम कृषि की सबसे बड़ी ज्यादा समस्या यहाँ पर पाई जाती है। अभी असम हिमालय में क्या आती है? समस्या। और समस्या क्या है? झूम कृषि। झूम कृषि क्या होती है भाई? झूम कृषि होती क्या है? हाँ, यानी कि एक जगह पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं कुछ इस प्रकार से, यानी कि, और इनको क्या कर दे? काट झाड़ के जलाने के बाद में जैसे भी अपशिष्ट पदार्थ बचा के इनकी इस जगह को क्या कर देते हैं? समतल कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ पर उपजाऊ चलती रहती है, कभी कभी साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, जैसे ही ये जगह बंजर हो जाएगी तो उसके बाद में आगे की जगह पर क्या कर दिया जाता है भाई? पेड़ पौधों को नष्ट किया जाता है और ये आगे खेती की जाती है। जो अब गर्मी पड़ रही है सबसे ज्यादा कारण किसका माना जाता है भाई? ये जो झूम कृषि है, कैसे भी हो, यानी कि पेड़ों की कटाई क्या बता रही है कि सबसे बड़ी जो हमारे पास में गर्मी का कारण माना जाता है। टेम्परेचर कितना बढ़ चुका है भाई? 50, यानी कि 51.5 डिग्री भी हो चुका है अब तक भाई। हाँ जी, 52 तक है। और जो हमारे पास में भूगोलवेता है या जो कोई कुछ कह सकते हैं कि शासन प्रशासन, ये बात बताता है मैक्सिमम यहाँ पर 56 डिग्री तक भी जीवित रह सकते हैं। मात्र 4 डिग्री और हमें पहुंचना है। बहुत तरक्की की है हमने इस मामले में भी। आगे बढ़ते 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 भी 52 डिग्री तक हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि चूरू 52 डिग्री पहुंच चुका है। सिरसा भी सबसे ज्यादा क्या है?
गर्म है। और उसमें एक जो वो भी तो आ रहा था, एक हाल फिलहाल में एक फोटो ही वायरल हो रही थी, 3 तोते से बैठे थे, जो 2 तो अरे थे और एक लास्ट वाला भी बिल्कुल ब्लैक हो रहा था। यानी कि एक ऐसे डंडी थे, 3 बैठे थे। और ये बात है, ये बात बोल रहा था इनको भाई कि भाई मैं कागलो को नहीं तोतो हूँ मैं, क्योंकि ब्लैक हो चुका और सिरसा से आया हूँ मैं। तो यानी कि ये गर्मी से निकल के आ चुका है भाई। तो उसके बारे में, क्योंकि टेम्परेचर उसके बारे में दर्शा रखा था भी 50 डिग्री, यानी कि तोते का रंग ब्लैक हो चुका था भी मैं कौवा नहीं हूँ, तोता ही हूँ, तुम्हारी श्रेणी को पहचान लो भी मेरे को। तो ये आल हो चुके हैं। अगर जैसे तैसे करके हमने 4 डिग्री और पहुंच गए ना, तो भाई आने वाले जनरेशन के लिए यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। अब की बार जो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग बात करते हैं ना, तो भाई जो लू है लगभग हमारे पास उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चलती है। ये इस प्रकार से आगे चलेंगे तो ये हमारे पास में हरियाणा भारत है, मान के चला। तो यहाँ पर हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसके अलावा लू नहीं चलती है। लेकिन अब की बार भाई ज्योग्राफी का सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ा था कि ये लू भाई बिहार और असम तक पहुंच गई है भाई। यहाँ पर भी पूरा का पूरा ज्वलनशील है, रेड अलर्ट जारी है अभी, गर्मी ऐसे ही चलेगी भी 50 डिग्री प्लस। क्या कारण हो सकता है? और इधर यहाँ से जैसे शिवालिक में गर्मी नहीं आती थी, लेकिन अब की बार शिवालिक श्रेणी में भी गर्मी पहुंच चुकी है। यानी कि ऊपर जो हमारे पास में ग्लेशियर है वो लगातार पिघलने की कंगार पे, अभी बर्फ तो गिरने की बहुत ज्यादा बात है ही कहाँ पर भाई। तो ये भी बहुत बुरे संकेत हैं। और भी इसका बचाव क्या हो सकता है भी, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, चलो मान लेते हैं। एक बात और भी आई थी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या को रहने के लिए जगह नहीं है, कॉलोनियां कट रही है, पेड़ पौधे काट रही है भी, भारत में हम मान सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हाल फिलहाल में हफ्ते 10 दिन पहले एक खबर और आई थी कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पर 23.5 डिग्री आ रहा है ना, 23.5 डिग्री भारत के भी अधोआध से गुजर जाता है, यानी कि गुजरात वाला पार्ट है। लेकिन जो ऊपर वाला जो पार्ट आ जाता है ना, इस पार्ट में हवा की रफ्तार भी कम हो चुकी है 30 किलोमीटर तक। अब आंधी भी नहीं आ रही भाई। उसके पीछे भी क्या पता, भी प्रकृति का बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। ये अपने अपने भारत में नहीं है, इधर से आगे जाएंगे तो म्यांमार में भी ये समस्या है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इराक, ईरान, इंग्लैंड, और ये जो यहाँ पर आगे चलते हुए जितने भी ये मरुस्थल आ जाते हैं ना, वहां पर पहले आंधियां चलती थी, लेकिन अब ये आंधियों की रफ्तार भी 30 किलोमीटर पर आवर से कम हो चुकी है भाई। उसके पीछे क्या कारण है? अभी कहीं ना कहीं नेचर की देन है अभी, और गर्मी का कारण भी यही है। और इस ये प्रकार से चलो, अब तो गर्मी भाई ज्यादा पड़ रही है, और ये वैसे गर्मी पड़ रही है, ये हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है? क्या है भाई? आप ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग सोचोगे तो ये जो गर्मी पड़ रही है ये लाभदायक है या हानिकारक है? ये लाभदायक है। किस प्रकार से लाभदायक है? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है इसका लाभदायक का? हाँ, अरे लाभदायक होने का कारण क्या है? एक प्रकार से तो पिछली बार जब हमारे पास में अप्रैल और मई में जो ठंड आ रही थी, बारिश हो रही थी, तो क्या था? मानसून नहीं आई थी भाई। एक प्रकार तो हमारे पास में ये मानसून लाने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास में एक्स्ट्रा के जो मच्छर वगैरह होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, उनका सफाया भी किसके जरिए होता है भाई? ये जो लू चल रही है ना, इनके जरिए होता है। ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। लेकिन हम अपना ही नुकसान देखते हैं कि सूर्य देवता भाई हमारी शकल आधार कार्ड से मिलाने पे तुला खड़ा है। वो अलग बात है भाई कि कहीं ना कहीं भी उनसे के साथ बिल्कुल मैच ना हो जाए, तो वो उनकी सेफ्टी भाई हमें खुद रखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो ये चीजें आ रही है ज्योग्राफी में। और ये जो झूम कृषि है, भारत में सबसे ज्यादा कौन से राज्य में की जाती है, ये भी पूछ लिया गया था। तो ये कहां पर की जाएगी भाई? असम में नहीं की जाती भाई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नागालैंड में की जाती है भाई। और ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, क्योंकि नागालैंड अब हमारे पास कौन से हिमालय में आ चुका है? असम हिमालय में आ चुका है। तो ये झूम कृषि सबसे ज्यादा नागालैंड में की जाती है। सबसे ज्यादा कृषि नागालैंड में की जाती है।
ये हमारे पास में भी हिमालय का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे भारत को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कौन से थे? हिमालय था, मैदान था, प्रायद्वीप था और द्वीप था। उसमें हमने हिमालय को देखा और हिमालय में को भी कितने भागों में देखा था? 2 प्रकार से देख चुके हैं। एक तो भौगोलिक विभाजन और सेकंड पे आ जाता है हमारे पास में प्रादेशिक विभाजन। दोनों को वही अलग अलग कर लेना और जो चीजें अलग अलग दर्शाई गई है ये हमारे पास में आगे चलकर भाई क्या है, नदियों का उद्गम भी इन्हीं पहाड़ियों से होगा और आगे जो ऊंची नीची पहाड़ी भी आएंगी, इनको बहुत सारे काम की चीज है। जलवायु में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहता है जी, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर आएगी, कैसे कैसे हवा इनसे टकराएगी और कहाँ पर वर्षा होती है और कहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इन चीजों को आप ध्यान से अच्छे से देखना भाई।